नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। हरिद्वार से बड़ी खबर है। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल गुरमीत सिंह भी साथ में मौजूद है। पतंजलि विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। तो अब से कुछ ही देर में ये कार्यक्रम होने जा रहा है और हरिद्वार दौरे पर पहुंच चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हरिद्वार के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी है और उनके साथ राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद है। पतंजलि विवि के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो राज्यपाल गुरमीत सिंह भी साथ में मौजूद है। पतंजलि विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत सीएम पुष्कर सिंह धामी। बता दें गुरमीत सिंह भी उनके साथ मौजूद है मौके पर। विकास चौहान हरिद्वार से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। हरिद्वार पहुंच चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। विकास, चुके हैं और उनके साथ ही साथ यहाँ जो उत्तराखंड के राज्यपाल वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हालांकि जिस तरह से पहले बताया जा रहा था कि पतंजलि विश्वविद्यालय में ये बैठक बाबा रामदेव के साथ मुख्यमंत्री की होनी है, लेकिन वो जगह को स्थानांतरित करके बाबा रामदेव के जो निजी आवास है संत कुटीर, वहां पर ये बैठक इस समय से यहाँ पर चल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल के साथ साथ बाबा योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण मुख्य तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि सारा प्रोग्राम बिल्कुल आरक्षित रखा गया है और मीडिया और अन्य जो भाजपा नेता है उनको भी इस बैठक से दूर रखा गया है। हालांकि जिस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं उसके अनुसार मुख्यमंत्री बाबा रामदेव के साथ जो निवेश उत्तराखंड में बाबा रामदेव ने वादा किया था 10,000 करोड़ का, जिस तरह से उत्तराखंड में निवेश करने की बात बाबा रामदेव ने की थी, उसी पर यह चर्चा करने के लिए एक विशेष तौर पर यह बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्यपाल और बाबा योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण यहाँ पर मुख्य तौर पर मौजूद हैं। हालांकि बैठक अभी चल रही है और बैठक के बाद क्या निर्णय होते हैं, किस तरह की बातचीत मुख्यमंत्री और बाबा रामदेव के बीच रहती है, ये उसके बाद पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर चारों के बीच यहाँ पर बैठक यहाँ पर संत कुटीर में हरिद्वार में चल रही है। जी स्वीटी। बैठक के बाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे क्या मुख्यमंत्री और वहीं से रवाना हो जाएंगे? देखिए, जिस तरह से जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार बाबा रामदेव के साथ बैठक का जो आरक्षित रखा गया है, पूरा जो 1 घंटे का जो कार्यक्रम है वो संत कुटीर में ही होगा और उसके बाद सीधा देहरादून के लिए यहाँ से मुख्यमंत्री रवाना होंगे और राज्यपाल भी सीधा यहाँ से रवाना होंगे। हालांकि जिस तरह से पहले विश्वविद्यालय में जिस तरह का कार्यक्रम आया था, वो विश्वविद्यालय में कोई कार्यक्रम फिलहाल यहाँ पर नहीं बताया गया है और जो आरक्षित बैठक है उसी को लेकर यहाँ पर दोनों चारों के बीच यहाँ बैठक चल रही है और मुख्य तौर पर जो चर्चा का विषय बताया जा रहा है वो जो निवेश उत्तराखंड में जो बाबा रामदेव ने वादा किया है और उसी को लेकर यहाँ पर मुख्य तौर पर जो चर्चा का विषय वो यही है। जी। बाबा रामदेव ने निवेश का वादा किया है उत्तराखंड में। किस तरीके का निवेश और आगे होने जा रहा है जो कि उत्तराखंड में विकास में मदद करेगा? देखिए, जिस तरह से बाबा योग गुरु बाबा रामदेव का जिस तरह से हरिद्वार में विभिन्न क्षेत्रों में योग के साथ साथ आयुर्वेद को लेकर जिस तरह की फैक्ट्रियां उनकी यहाँ पर हैं, हालांकि उन्होंने जिस तरह से हरिद्वार के अलावा पहाड़ों पर भी अपने जो संस्थान है वो खोलने की यहाँ पर बात की, जिससे कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को रोजगार के साथ साथ उत्तराखंड की जो निवेश में भी वृद्धि होगी, तो उसके को लेकर ही यहाँ पर यह चर्चा हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं जैसे मुख्यमंत्री का पूरा उद्देश्य भी यही है कि लोगों को, युवाओं को यहाँ के रोजगार मिले और निवेश यहाँ पर बढ़े। तो उसकी पहल क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टर समिट की थी जिसके रुझान बिल्कुल बहुत पॉजिटिव आए थे और जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर की थी, तो उसी के चलते जिस तरह की बैठक है उसको लेकर क्या परिणाम और क्या सुझाव या किस तरह की बातें सामने आएंगी वो उसकी बैठक के बाद जब मुख्यमंत्री बाहर निकलेंगे या बाबा रामदेव मीडिया से रूबरू होंगे तो उसके बाद ही पता चल पाएंगी। जी ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कुमायूं क्षेत्र के काशीपुर में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इसी क्रम में बीते 27 दिसंबर से शुरू हुई बैठक 29 दिसंबर तक चलने वाली है। बीते रोज हुई बैठक में लोकसभा चुनाव के विस्तारकों को आगामी लोकसभा चुनाव में तैयारी के साथ जुटने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आज शाम को प्रदेश पदाधिकारी जिले अध्यक्षों के साथ सभी मोर्चे के अध्यक्षों की बैठक होने वाली है। इसके साथ ही कल की बैठक में जिला अध्यक्ष
जिला प्रभारियों, सह प्रभारियों, मोर्चों के अध्यक्षों के साथ प्रदेश महामंत्री और सभी प्रकोष्ठों के संयोजक और सह संयोजक रहने वाले हैं। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुनियाल का कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए ये बैठक काफी अहम है, जिसको लेकर पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं को जिम्मेदारियां दी जा रही है। तुषार गुप्ता हमारे साथ देहरादून से सीधे जुड़ चुके हैं। तुषार, लोकसभा चुनाव को लेकर अब बैठक शुरू हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर बात की जाए 2019 के जब लोकसभा चुनाव खत्म हो गए थे, तो उसके बाद से ही जो तैयारियां हैं अगले लोकसभा चुनाव के लिए, वो भाजपा में जुट जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हर समय जो भाजपा संगठन है वो हर समय चुनावी मूड में होता है और उसकी तैयारियां लगातार चलती रहती है। और इसके तहत जो कुमाऊं क्षेत्र है उत्तराखंड का काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र रहता है, और वहाँ के जो काशीपुर है वहाँ पर कल और आज दो बैठकें होने वाली है। आज की बात की जाए जिसमें जिला अध्यक्ष जो रहेंगे प्रदेश भर के जो 13 जिले हैं उसमें के जो प्रदेश जिला अध्यक्ष हैं वो वहाँ पर मौजूद होंगे, और साथ साथ कहा जा सकता है जो पदाधिकारी होंगे वो वहाँ पर मौजूद होंगे, और उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरह से जो पार्टी का प्रचार प्रसार है वो वहाँ पर करेंगे। जो केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी योजना है उन्हें धरातल पर लाने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है, लेकिन विस्तारकों का ये काम रहेगा कि वो जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उसे लोगों तक पहुंचाया जाए, उनकी जानकारी लोगों तक दी जाए, ताकि जो कहा जा सकता है कि जो लोग हैं उनको उनकी जानकारी मिले और उसका लाभ इससे मिल सके, ताकि और इससे जो पार्टी का प्रचार प्रसार भी हो। तो तमाम चीज़ों को लेकर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। और कल की बात की जाए तो कल भी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, उसमें मीडिया के जितने भी पदाधिकारी होंगे वो उसमें मौजूद रहेंगे, सह प्रभारी और साथ साथ मीडिया के प्रदेश अध्यक्ष मनवीर चौहान भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो तमाम जो मीडिया सोशल मीडिया के लिए जानी जाती है जो भाजपा सरकार है, और ऐसे में आईटी सेल को बहुत मजबूत करने की जरूरत है लोकसभा चुनाव में, और ऐसे में जो पार्टी का प्रचार प्रसार किया जाएगा वो मीडिया स्तर पर भी किया जाएगा। तो उसके लिए कल कहा जा सकता है कुमाऊं क्षेत्र के जितने भी पदाधिकारी हैं उन्हें कल दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरह से जो पार्टी का प्रचार प्रसार किया जाए लोकसभा चुनाव से पहले। जी 27 से 29 तक ये बैठक रहने वाली है। पहले दिन क्या निर्णय लिए गए, दूसरे दिन क्या कुछ अहम रहा और तीसरे दिन क्या निर्णय लिया जा सकता है? तुषार, देखिए, अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए और इन जो बैठकें का दौर लगातार चल रहा है, इससे पहले भी देखा है कि भाजपा कई बैठकें पूरे प्रदेश भर में कर चुकी है। और अगर 27, 28 और 29 जो ये बैठकें चल रही हैं, पहले दिन की बात की जाए तो पहले दिन तमाम जो कार्यकर्ता बूथ स्तर के जितने भी कहा जा सकता है जो अध्यक्ष थे, मंडल अध्यक्ष थे, उनकी बैठकें ली और उनको समझाया गया कि किस तरह से जो पार्टी का जो योजना है, जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसे लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। वहीं अगर आज की बात की जाए तो आज तमाम जो जिला अध्यक्ष है, जो प्रदेश प्रभारी के अब इससे तैयारियों में जुट चुकी है बीजेपी। कोई भी चुनाव को छोड़ना नहीं चाहती। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और 2015 में देश के 100 शहरों को स्मार्ट बनाने की योजना केंद्र सरकार ने बनाई थी। इन 100 शहरों की सूची में देहरादून का भी नाम था। 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून को स्मार्ट बनाने की नींव रखी थी, जिसका काम जुलाई 2022 तक पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन आलम यह है कि इस बीच 3 मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन स्मार्ट सिटी का काम आज भी लटका हुआ है। सरकारी कागजों में तो स्मार्ट सिटी का कार्य नजर आता है, लेकिन प्रशासन अब इस पूरे काम को ना कर पाने में विफल साबित हो चुकी है। जिला अधिकारी सोनिका की माने तो स्मार्ट सिटी के कार्य गतिमान है और कुछ वक्त में पूरे कर लिए जाएंगे, लेकिन सवाल वही है, आखिर कब तक? 3 काम है। इसके अलावा एक पेयजल निगम के द्वारा एक कार्य था जो कि पेयजल द्वारा किया जा रहा है। ये सभी कार्य प्रगति में है और हम समय से इनको पूरा करेंगे। कुछ स्टेट में वो रोडों पे लाइटें लगी थी, अभी जो इधर से आएंगे हम सचिवालय की तरफ से ऐसे घूम के आते हैं, वो लाइटें लगी थी, फैंसी लाइटें, उनको फिर दोबारा उखाड़ा जा रहा है। तो वो क्या कुछ दिन के लिए लगाई गई? नहीं, लगाई गई थी और उसमें सिर्फ ये चीज देखी जा रही है कि वो जो पेड़ पे लगाई गई थी तो पेड़ को कोई नुकसान ना हो।
तुषार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तुषार, बड़ा सवाल तो यही है कि देहरादून स्मार्ट सिटी सिर्फ कागजों में है लेकिन धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं, कब काम पूरा होगा? देखिए, अगर बात की जाए स्मार्ट सिटी की तो काफ़ी लंबे समय से प्रदेश की जनता और साथ साथ जो शहर की जनता है वो इंतज़ार कर रही है कि कब जो देहरादून है वो पूरी तरह से स्मार्ट हो जाए। होर्डिंग्स जरूर लग चुके हैं कि देहरादून स्मार्ट सिटी बन गया है, और 2015 में जिस तरह से केंद्र सरकार ने 100 शहरों में से देहरादून को चुना था, तो कहीं ना कहीं जो उत्साह था शहरवासियों में था कि जो देहरादून बनेगा तो स्मार्ट सिटी बनेगा और जिसमें कई जो विकास कार्य होंगे। और इसके लिए कहा जा सकता है 2018 में जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह सरकार में इसकी नींव रखी गई थी, उसके बाद शुरुआत हुई थी। लेकिन अब अगर बात की जाए तो अब तक 4 से 5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कहा जा सकता है कि करीब 60 से 70% ही कार्य हो पाया है। प्रशासन का ये कहना है कि जो सारे कार्य के चल रहे हैं स्मार्ट सिटी को लेकर, स्मार्ट टॉयलेट्स बन चुकी है, स्मार्ट पेयजल को लेकर कार्य चल रहा है, सड़कें चल रही है। लेकिन अगर मुख्य बात की जाए तो इससे पहले अगर इन्वेस्टमेंट समिट से पहले अगर बात की जाए तो जो अधिकतम सड़कें थी और जितना भी स्मार्ट सिटी का कार्य था, बहुत कहा जा सकता है लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही थी, जगह जगह जाम लग रहे थे। लेकिन इन्वेस्टमेंट समिट के बाद ऐसा लगा था कि प्रशासन एक बार फिर स्मार्ट सिटी को लेकर गंभीर नज़र आ रहा है और तमाम विकास कार्य इस दौरान देखे भी गए। सड़कें कई निर्माण हुई इस दौरान, पेयजल का काम बड़ी तेज़ी से हुआ है। और ऐसे में जो स्मार्ट अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो नई एक कहा जा सकता है कि एक नई लोगों को एक नई जीवन जीने की एक वो दे रहे थे कि स्मार्ट सिटी के माध्यम से एक नई वातावरण मिले। लेकिन अगर देहरादून की बात की जाए तो देहरादून में इसका बुनियादी यही था कि एक बुनियादी ढांचा दिया जाए देहरादून को, और साथ साथ यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं रखी जाए। जो स्कूल इसमें बात की जा रही थी, जो स्कूल होंगे वो स्मार्ट होंगे, साथ साथ जो स्मार्ट सड़कें होंगी, स्मार्ट कनेक्टिविटी मिलेगी, जगह जगह कनेक्टिविटी। लेकिन इसके विपरीत अभी फिलहाल नज़र आ रहा है, सड़कें जरूर ध्वस्त हो गई है इन्वेस्टमेंट समिट के कारण, लेकिन अभी भी फिलहाल जो कहा जा सकता है कि जो विकास कार्य है वो लगातार चल रहा है। 2024 इसका अल्टीमेटम है। लगता है जिस तरह से अभी फिलहाल जो जिला प्रशासन कार्य कर रहा है, ऐसा माना जा रहा है इसकी डेट दोबारा बढ़ाई जा सकती है। लेकिन पूरे शहरवासियों को यही इंतजार है कि कब देहरादून स्मार्ट बनेगा और उन्हें एक स्मार्ट के तौर पर जितनी भी सुविधाएं का वादा किया गया था सरकारों द्वारा वो पूरा होगा। जी, काम रुकने की पीछे की वजह क्या बताई जा रही है तुषार? देखिए, इसके साफ तौर पे क्योंकि बजट तो पूरा मिल चुका है, लेकिन जिस तरह से अधिकारियों की सुस्ती इसमें नज़र आ रही है और साथ साथ कहा जा सकता है कि जिस तरह से विकास कार्य चलने चाहिए थे, क्योंकि अगर सड़कें बन जाती है तो उसके बाद फिर दोबारा खुदाई देखने को मिलती है कि पाइपलाइन डल रही है, और उसके बाद जब वो सड़क ख़राब हो जाती है तो फिर दोबारा सड़क उस पर बनाई जाती है और फिर उसे खोद दिया जाता है कि इस पर चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आपस में विभागों के बीच में समन्वय नहीं है, इसके कारण देहरादून स्मार्ट सिटी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ में बीते 21 दिसंबर को सैन्य वाहन पर हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के 2 लाल गौतम सिंह और वीरेंद्र सिंह शहीद हुए थे, जिसमें से शहीद वीरेंद्र सिंह चमोली नारायण बगड़ के रहने वाले और शहीद गौतम सिंह कोटद्वार शिवपुरी इलाके के रहने वाले थे। शहीद जवान गौतम सिंह को मुख्यालय पौड़ी में शहरवासियों ने मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। मार्च में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। इस दौरान शहीद की तस्वीर लिए लोग शहीद जवान गौतम अमर रहे और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। शहर में निकाला गया मार्च एजेंसी चौक स्थित शहरी स्मारक पर जाकर समाप्त हुआ। देश के लिए शहादतों का दौर जारी है। पाकिस्तान अपनी कायराना जो हरकत है, और कायराना हरकत से वो लगातार जो है बाज नहीं आ रहा है। ये भी एक सोचनीय विषय। पूरे देश से 4 हमारे वीर शहीद वीरगति को प्राप्त हुए हैं। उत्तराखंड से 2 हमारे भाई, चमोली से वीरेंद्र और हमारे अपने भाई गौतम, जिन्होंने शहादत दी है। उनकी शहादत को पूरा हिंदुस्तान याद रखेगा। और गौतम क्योंकि हमारा भाई था, इसीलिए आज उसके लिए एक श्रद्धांजलि आयोजित कर रहे हैं। कैंडल मार्च का आयोजन है और हम तमाम शहरवासी गौतम शहीद 4 शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज श्रद्धांजलि सभा का वही आयोजन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के 2 जवान उत्तराखंड के शहीद हुए हैं। वैसे हमारे देश के 4 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे उत्तराखंड के 2 जवान शहीद हैं, जिसमें हमारे कोटद्वार के भाई गौतम वाल्मीकि जी, जिनका अपनी शहादत दी है उन्होंने। हम उनके संबंध में 2 मिनट का कैंडल मार्च निकालते हुए डीएम कार्यालय से कंडोलिया मंदिर तक उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे।
और देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा 139वां स्थापना दिवस मनाया गया। बता दें कि स्थापना दिवस के मौके पर आज पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर महानगर कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस सेवा दल ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर ध्वजारोहण के साथ राष्ट्रगान कर समापन मनाया। इस अवसर पर महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि हमारे देश की आज़ादी में कांग्रेस का एक बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि आज देश को तोड़ने का जो काम किया जा रहा है उनके खिलाफ हमें एक जरूर होने की ज़रूरत है। और इस दौरान महानगर अध्यक्ष ने कहा है कि मोहब्बत के साथ ही हमें आगे बढ़ना है, लोगों को जोड़ना है। इसी मंशा के साथ आज हम कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ जुटे हैं और स्थापना दिवस मना रहे हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार राज्य में विकास को धरातल पर उतारने के लिए अधिकारियों को और विभागों को भले ही निर्देश दे रही हो, लेकिन सरकार के लिए चुनौती विभागों के ढुलमुल कार्य प्रणाली की बन रही है, जिसमें अधिकारी सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे। और यही वजह है कि अब विकास की योजनाओं का बजट भी पूरा खर्च नहीं हो पा रहा। ये रिपोर्ट देखिए। विभागों की सुस्त चाल जहां सरकार के लिए परेशानी का सबक बन रही है, वहीं विभागों की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े कर रही है, जिससे जनता को भी परेशानी हो रही है और सरकार भी अपने टारगेट से पीछे होते हुए नजर आ रही है। सरकार को पहले 12 से ज्यादा ऐसे विभाग झटका दे रहे हैं जिन्होंने अपना बजट खर्च नहीं किया है, और अब सरकार के लिए डबल झटका इसलिए भी कहा जा रहा है कि सरकार का रेवेन्यू बढ़ाने वाले 4 बड़े विभाग बिजली, पानी, खनन और वानिकी भी अपने तय लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाए हैं। वित्तीय वर्ष के 9 महीने पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन आय की संभावनाओं वाले 4 प्रमुख क्षेत्र का प्रदर्शन उत्साहित करने वाला नहीं है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल कम कमाई करने वाले विभागों पर विशेष ध्यान दिए जाने के लिए लगातार अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि इस साल 24,745 करोड़ रुपए की आय का लक्ष्य रखा है, लेकिन 22 दिसंबर तक 16,436 करोड़ रुपए की आय हो पाई है। इस आय में स्टाम्प, परिवहन, वैट, एसडी/एसटी और आबकारी होने वाली आय का बड़ा योगदान है। आबकारी में विभाग ने दिसंबर तक के तय लक्ष्य के सापेक्ष 3,008 करोड़ का राजस्व प्राप्त कर लिया है। और उत्तराखंड को डस्टबिन फ्री और 100% डोर टू डोर कूड़ा उठाने को लेकर मुख्य सचिव एसएस संधू ने निर्देश जारी किए हैं, जिसमें नगर निगम देहरादून में भी इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है और इसका एक्शन प्लान भी तैयार किया जा रहा है। साथ ही नगर आयुक्त देहरादून गौरव कुमार ने इसको लेकर कहा है कि शहर में वर्तमान 80 ऐसे स्थान है जहां पर डस्टबिन है जिनको हटाने की शुरुआत की जानी है और इसके विकल्प को लेकर 100% डोर टू डोर कूड़ा उठाने का काम किया जाएगा। डस्टबिन फ्री करने के निर्देश हमको शासन से प्राप्त हुए हैं पूरे देहरादून महानगर को। इसके क्रम में हमने आइडेंटिफाई किए हैं कितनी लोकेशंस पर हमारे डस्टबिन अभी प्रयोग किए जा रहे हैं, सार्वजनिक डस्टबिन। तो करीब 80 लोकेशंस वो आइडेंटिफाई हुई हैं। उसका हमने एक प्लान तैयार किया है। तो हमने प्लान ये तैयार किया कि जनवरी एंड तक हम इसको पूरी तरीके से हटा देंगे सड़कों से। और अभी इसमें से कार्रवाई कुछ प्रारंभ हो गई है। 4 या 5 डस्टबिन हमने पिछले 2-3 दिन में हमने हटा दिए हैं और उन स्थानों पर हम ये इंश्योर कर रहे हैं अभी कि बिहेवियर चेंज एस्पेक्ट के द्वारा या इंसेंटिवाइज करने के द्वारा लोगों के द्वारा वहाँ पर कूड़ा ना फेंका जाए। इसका हम पूरा प्रयास करें। और गर्मियों के सीजन में अक्सर जंगल में आगजनी की घटनाएं सामने आती है, लेकिन उत्तराखंड के जंगल इस बार सर्दियों में भी धधक रही है। प्रमुख वन संरक्षण अनूप मलिक के अनुसार सर्दियों में आग लगना थोड़ा विचित्र जरूर है, लेकिन इसका मुख्य कारण बारिश का ना के बराबर होना बताया जा रहा है। वन विभाग ने आगजनी की घटनाओं को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। एडवाइजरी में वन विभाग के कर्मचारियों को गश्त बढ़ाने और स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए कहा गया है।
सर्दियों में इस साल एक तो बारिश बिल्कुल नहीं हुई है। पिछले सालों में आप लोगों ने भी ऑब्ज़र्व किया है कि नवंबर एंड में या दिसंबर के पहले हफ्ते में बारिशें हो जाती हैं। तो अब की यार बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। तो एक तो ये मेन कारण तो यही है। और एडवाइजरीज जारी की हैं लोग, क्योंकि सर्दियों में आग लगना थोड़ा सा विचित्र है, लेकिन मेन कारण यही है कि अब की बार बारिश नहीं हुई। एडवाइजरी जारी कर दी हैं, लोग गश्त बढ़ाएं और गांव वालों का सहयोग प्राप्त करें। और जसपुर में विद्युत विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग द्वारा घरों के मीटर की चेकिंग चल रही है। अब तक चेकिंग में लगभग 15,000 मीटर की चेकिंग हुई है, जिसमें 8 मीटर संदिग्ध पाई गई हैं। जल्द ही विभाग द्वारा बड़े मीटर की भी जांच शुरू होगी। विद्युत विभाग की इस कार्रवाई से शहर में हड़कंप मचा हुआ है। और लोक सेवा को बहुत शॉर्टेज है। अभी हमारे पास केवल 5 इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, और लोक सेवा को 19 पद भेजे गए हैं। तो जैसे ही आता है तो हम उसमें थोड़ा सुदृढ़ हो जाएंगे। फिर हमारे पास अभी क्या है कि इंस्पेक्टर के पास पूरे डिस्ट्रिक्ट हैं, 3-3, 4-4 डिस्ट्रिक्ट ओवरलोडेड है, तो हर डिस्ट्रिक्ट को जाना पड़ता है। वोट केसेज और इस तरह तो उसकी मॉनिटरिंग करता रहता है रेगुलर बेसिस पे। ऐसा नहीं कि उनको नहीं सूचित होता है। हो सकता है कि हम इसको ज़्यादा सही ढंग से प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, वो थोड़ा और जसपुर में विद्युत विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग द्वारा घरों के मीटर की चेकिंग चल रही है। अब तक चेकिंग में लगभग 15,000 मीटर की चेकिंग हुई है, जिसमें 8 मीटर संदिग्ध पाए गए हैं। जल्दी विभाग द्वारा बड़े मीटर की भी जांच शुरू होगी। विद्युत विभाग की इस कार्रवाई से शहर में हड़कंप मचा हुआ है। हिंदुस्तान की पहली नगर पालिका कही जाने वाली जोशीमठ नगर पालिका परिषद ने सफाई अभियान पर जोर दिया है। आजकल लगातार ओली में सफाई अभियान का आयोजन किया जा रहा है। ओली में पर्यटकों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है, जिस कारण गंदगी का अंबार लगा रहता है, जिसको देखते हुए पालिका सफाई अभियान का आयोजन कर रहा है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।